Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज़ लाइव में। दोस्तों, बिहार में विधानसभा का चुनाव नज़दीक है और विधानसभा का चुनाव नज़दीक है, इसको लेकर चुनाव आयोग जो है डेटों की घोषणा कर चुका है और बिहार में 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर को बिहार का विधानसभा चुनाव होने वाला है। उसके अलावा आज जो है चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उसमें भारत के अलग अलग राज्यों में जो उपचुनाव होने वाले हैं इसको लेकर घोषणा किया था। उसमें बिहार का विधानसभा चुनाव भी शामिल है। इसके साथ साथ बिहार जो भारत का लोकसभा चुनाव है उसमें ये भी शामिल है। मतलब ये हुआ कि उपचुनाव में लोकसभा का जो सीटें खाली है और फिर जो विधानसभा की सीटें खाली है उस पर चुनाव मतदान होने वाले हैं। लेकिन आप लोगों के जहन में ये सवाल आता होगा कि आखिरकार उपचुनाव क्यों कराया जाता है, इसके पीछे की रीज़न क्या होती है और उपचुनाव कराने का इलेक्शन जो कमीशन होता है उसका पर्पस क्या होता है। तो उसी के बारे में आज जो है हम आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। उससे पहले मैं चाहूँगा कि न्यूज़ लाइव चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर जुड़ जाए। तो आप सभी को पता है कि कहीं भी सीट अगर रिक्त हो जाती है यानी कि खाली हो जाती है तो वहाँ पर उपचुनाव किया जाता है। उपचुनाव इसलिए किया जाता है क्योंकि वहाँ का जो मेन कैंडिडेट होता है वो खत्म हो गया होता है, मतलब कि उनकी मृत्यु हो गई होती है। अगर कहीं का नेता, विधायक, एमएलए या फिर एमपी जीता हुआ है, अगर वो एमपी मर जाता है या फिर किसी परिस्थिति में उनकी मौत हो जाती है तो वहां पर जो है उपचुनाव किया जाता है, मतलब दूसरे कैंडिडेट को वहां पर चुना जाता है। तो पहली स्थिति ये उत्पन्न होती है कि अगर वहां का जो जीता हुआ कैंडिडेट है उसका असामयिक निधन हो जाता है तो वहां पर उपचुनाव किया जाता है। वैसे ही अगर हम बात करें तो मान लीजिए कि अपने सरकार से खुश ना हो या फिर अपने कामों से खुश ना हो तो कई सारे ऐसे एमएलएज या कई सारे ऐसे एमपीज होते हैं जो अपने पद से रेजिग्नेशन दे देते हैं, यानी कि अपने पद को रिजाइन कर देते हैं। तो अगर वो रिजाइन करते हैं तो फिर उनकी जो सीट होती है वो वैकेंट के तौर पर काउंट की जाती है, यानी कि खाली के तौर पर काउंट की जाती है। तो उस स्थिति में भी वहां पर उपचुनाव किया जाता है। वही अगर हम बात करें तो मान लीजिए कांग्रेस पार्टी से कोई नेता विधायक बना है या फिर कांग्रेस पार्टी से कोई बंदा एमपी बना है या फिर सेम एज ए केस करें अगर बीजेपी से कोई नेता एमपी बना है या फिर बीजेपी से एमएलए बना है, तो अपने पार्टी जो नियम है, जो पार्टी का पार्टी लाइन है उससे अलग होकर किसी भी प्रकार का बयान देता है तो उनके जो पार्टी के मेन होते हैं उनके पास ये राइट्स होता है कि उस नेता को बर्खास्त कर दिया जाए। तो उस सिचुएशन में अगर नेता ज़्यादा ही बोलता है अपने पार्टी के खिलाफ, या फिर भले ही वो सांसद हो, भले ही वो मिनिस्टर हो या फिर एमएलए हो, अगर वो पार्टी की लाइन के खिलाफ में बोलता है तो पार्टी नेतृत्व अगर चाहे तो उनको बर्खास्त कर सकता है। और उस सिचुएशन में जब उनको बर्खास्त करता है तो वहां की सीट जो है वो वैकेंट हो जाती है, जिसको लेकर वहां पर भी उपचुनाव किया जाता है। वैसे अगर हम अगले पॉइंट्स की बात करें तो इलेक्शंस कमीशन के कुछ रूल्स होते हैं, यानी कि जब आप नॉमिनेशंस के लिए जाते हैं तो आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, आपने कितना एजुकेशन क्वालिफाई किया है, आपके पास कितने केसेस हैं, यानी कि आपके बारे में जितना भी ब्यौरा होता है मैक्सिमम से मैक्सिमम वो ब्यौरा इलेक्शन कमीशन को प्रोवाइड किया जाता है ड्यूरिंग नॉमिनेशन टाइम। अगर उस समय आप कुछ ऐसा गलती कर बैठे कि आपने अपने बारे में कोई जानकारी छिपा दी जो कि पर्सनल है, अगर बाद में पता चलता है कि आपने कोई जानकारी छुपाई है, किसी ने क्लेम कर दिया हो, अगर वो क्लेम कोर्ट में साबित हो जाता है तो चुनाव आयोग जो है उस नेता को बर्खास्त कर देता है और वहां पर जब बर्खास्त करता है तो वहां भी उपचुनाव कराया जाता है। मतलब ये हुआ कि जो उसके गाइडलाइन है चुनाव इलेक्शन कमीशन के, अगर उस गाइडलाइन के इलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट में जाते हैं, खिलाफ में जाते हैं और उसके खिलाफ जाकर कोई भी कार्यविधि करते हैं तो इलेक्शन कमीशन के पास ये पावर होता है, शक्ति होता है कि वो आपको उस पद से बर्खास्त कर दे। और जब बर्खास्त करेगा तो ऑब्वियसली वहाँ की सीट जो है वैकेंट हो जाएगी, जिसको लेकर वहाँ पर उपचुनाव कराना होता है। वैसे अगर हम बात करें तो आयोग घोषित किए जाते हैं कई सारे विधायक, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में हुआ है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए हैं, यानी कि उन्होंने रेजिग्नेशन देकर दूसरे पार्टी में शामिल हो गए हैं और वहाँ के जो स्पीकर हैं उनको अयोग्य घोषित कर दिया है। तो वहाँ की जो सीटें, माने कि जो कांग्रेस पार्टी के जो विधायक
विधायक थे वो अगर भाजपा में आके शामिल हो गए हैं तो वो जो 28 सीटें हैं वो कहीं ना कहीं वैकेंट हो गए, यानी कि वो विधायक जो है अयोग्य घोषित हो गए हैं, तो वहां पर फिर से विधानसभा का चुनाव होता है। मतलब ये कहा जाए कि जो उपचुनाव होता है वो बेसिकली उस जगहों पर होता है जहां के नेता जो विधायक हो या एमपी हो मर गए हो, अयोग्य घोषित कर दिए गए हों, या फिर पार्टी से सस्पेंड कर दिए गए हैं, या फिर इलेक्शन कमीशन के द्वारा बर्खास्त कर दिए गए हैं, तो उस स्थिति में उपचुनाव होता है। उपचुनाव की अगर हम बात करें तो मान लीजिए कोई नेता विधायक बना, अगर 2 साल में उसकी मृत्यु हो गई तो अगले 3 साल के लिए ही वहां पर उपचुनाव होता है, यानी कि जो उपचुनाव में जीतता है वो महज 3 साल तक ही अपना सत्ता पर रह पाएगा। उसके बाद जब आम चुनाव होगा तो उसको फिर से विधानसभा का चुनाव या फिर लोकसभा का चुनाव लड़ना पड़ेगा। अब आपके मन में ये सवाल आता होगा कि जो भी नेता खड़ा होता है अगर वो जीत जाता है तो उसके जो सेकंड नंबर पे होता है, तो वो अगर मान लीजिए जो विधायक मर गया तो दूसरा जो 2 नंबर पे रहता है नेता, उसको उसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं दी जाती है। जब आप सोचिए कि जब ऐसा होगा तो आप सोचिए कि वहाँ पर क्राइम की जो रेट्स है वो कितना ज़्यादा बढ़ जाएंगे। यानी कि जो कैंडिडेट जीता हुआ है और जो कैंडिडेट कुछ वोटों से हार गया वो हमेशा प्रयास करेगा कि जो जीता हुआ कैंडिडेट है उसको किसी भी तरीके से मार दिया जाए ताकि हम जो है खुद विधायक बन जाए। इसलिए इस प्रकार की चीज़ें नहीं की जाती है ताकि क्राइम को बढ़ावा ना दिया जाए। तो बेसिकली जो उपचुनाव होते हैं इसी मामले को लेकर होते हैं। अगर ये जानकारी पसंद आई हो तो इसको लाइक कमेंट शेयर कीजिए और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जुड़ जाइए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.